आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारा जो पेपर है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जिसे हम अमूर्त बीजगणित भी कहते हैं। आज के इस क्लास में हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 में जो टॉपिक है वो है हमारा समूह, जिसे ग्रुप करेंगे। उपसमूह मीन्स जिसको कहते हैं सब ग्रुप, और चक्रीय समूह मतलब जिसको कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। हम दोनों टर्मिनोलॉजी में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब हम पहले जो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी, ये हमें पता है हम शुरुआत करेंगे सेट से इनिशियली। सेट जिसको हम कहते हैं हिंदी में समुच्चय। तो हमने पता है कि समुच्चय जो होता है, व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड वेल डिस्टिंग्विश कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन समुच्चय जो होता है वो सुपरिभाषित और विभिन्न जो होता है वो अवयवों का समुच्चय के कलेक्शन को जो होता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। तो कुछ नोटेशन जो है वो आप थ्रू आउट द बुक देखेंगे। जैसे एन हम यूज करते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के लिए, क्यू जो होता है वो परिमेय या रैशनल नंबर्स के लिए, आर जो होता है वो रियल नंबर्स को डिनोट करता है, पी जो होगा वो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं के लिए, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर मीन्स पूर्णांक के लिए, ई मीन्स इवन इंटीजर मीन्स सम संख्याओं के समुच्चय के लिए, ओ मीन्स ऑड इंटीजर मीन्स विषम संख्याओं के समुच्चय के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा समुच्चय को रिवाइज करें, क्योंकि जो बेसिकली हम ग्रुप की शुरुआत करेंगे या समूह की शुरुआत करेंगे, तो समूह की जो स्टार्टिंग होती है आपकी अलजेब्रा में वो समुच्चय से शुरू होता है, जिसको हम सेट बोलते हैं। और अवयव मीन्स होता है एलिमेंट। तो हम अगर कहें कि सेट क्या होता है, तो सेट जैसे हमने भी देखा कि समुच्चय जो अवयवों का कलेक्शन होता है। तो ये अगर आपका n कोई सेट लिया हुआ है, इस n सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9। तो हम इसको जो भी हम सेट के अवयव होते हैं उसको कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं और उन अवयवों को कॉमा से सेपरेट करते हैं, सेपरेट बाय द कॉमा। और हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स नोटेशन यूज करते हैं इज एन एलिमेंट। मीन्स अगर आप देखोगे कि ये जो कलेक्शन है इसमें अगर हम नंबर 4 की बात करें, तो जो नंबर 4 होता है वो इस समुच्चय के अंदर है, तो हम कहेंगे 4 बिलोंग्स टू। एंड समुच्चय को हम हमेशा कैपिटल लेटर से इंग्लिश के नोटेट करते हैं, तो कैपिटल एन को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर कोई अवयव और एलिमेंट उस समूह में नहीं जाएगा, समुच्चय में नहीं जाएगा, तो हम यूज करते हैं नॉट बिलोंग्स टू, या इसका मतलब होता है इज नॉट एन एलिमेंट, मतलब वो उसका भाग नहीं है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर 0 0 की बात करें, तो 0 जो होगा वो इस समुच्चय n का भाग नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0 इज नॉट बिलोंग्स टू n। तो मीन्स यहाँ दो कॉन्सेप्ट आप देखोगे सेट थ्योरी में, बिलोंग और नॉट बिलोंग। तो जब कोई अवयव उस समुच्चय का भाग होगा, बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू, और जब कोई समुच्चय उस भाग नहीं होगा तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है द्विचारी संक्रिया। तो द्विचारी संक्रिया को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। वी मीन्स बाइनरी, संक्रिया मीन्स ऑपरेशन। तो द्विचारी संक्रिया को किस तरह से परिभाषित किया गया है? तो माना जी एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त क्या होता है? नॉन एम्प्टी। मतलब नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर, समुच्चय के अंदर अवयव है। वो क्यों है? क्योंकि अगर समुच्चय के अंदर अवयव ही नहीं होंगे तो आप उस पर संक्रिया कैसे लगाओगे? संक्रिया लगाने के लिए समुच्चय में अवयवों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जब भी अलजेब्रा में स्टार्ट करेंगे, तो जो हमारा जी लिया हुआ है वो हमने कैसा समुच्चय लिया है? अरिक्त समुच्चय है। अब इसका क्या मतलब है? ये जो लिखा है जी क्रॉस जी, जी क्रॉस जी मतलब हम यहाँ पर कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब लगा रहे हैं, मतलब हम जो अवयव x और y ले रहे हैं वो दोनों g से ही उठा रहे हैं। पहला अवयव भी g का है x, और दूसरा अवयव y जो है वो भी g का आ रहा है, तो हम यहाँ पर g क्रॉस g कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो ऑपरेशन लगाओगे उस बाइनरी ऑपरेशन या द्विचारी संक्रिया में जो आप दोनों अवयव सेलेक्ट कर रहे हो g, वो दोनों के दोनों अवयव आप कहाँ से ले रहे हो? g से ही उठा रहे हो, x और y। और अगर ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्टिंग एलिमेंट मिलेगा, वो रिजल्टिंग एलिमेंट जी का ही एलिमेंट मिले, जी का ही अवयव मिले, तो हम कहते हैं कि उस समूह पर वो जो संक्रिया है वो द्विचारी संक्रिया है। अगर आप इसको पहले इस एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से अगर आप देखोगे तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ये हम पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में मान लो, अभी आपको नहीं पता है, यहाँ पर एक द्विचारी संक्रिया अप्लाई की गई जिसको हम बोल रहे हैं एस्टेरिक। और इस द्विचारी संक्रिया में जो समुच्चय था उसमें 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने
परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर 1 2 3 4 को इन 1 2 3 4 पर ये अप्लाई किया और आप देखोगे कि ये इसके रिजल्ट है। रिजल्ट कैसे कि जब 1 पर 1 को लगाया, अभी आपको नहीं पता है कि कैसी संक्रिया है, बस अब आपको सिर्फ ये टेबल को, कंपोजिशन टेबल को समझना है। इसको कंपोजिशन टेबल बोलते हैं कि इस कंपोजिशन टेबल में किस तरह से वर्क हो रहा है। तो जब आप देखोगे कि 1 पर 1 को ऑपरेट किया, आपने संक्रिया लगाई तो आपको 4 मिला। जब 1 पर 2 को अप्लाई किया तो आपको 3 मिला। जब 1 के साथ 3 को अप्लाई किया तो 2 मिला और जब 1 पर 4 पर वो संक्रिया अप्लाई की तो 1 मिला। आप देखोगे कि ये जो है ये आउटपुट है, ये सब संक्रिया। जब 2 पे 2 को अप्लाई किया तो यहाँ से आप 2 पे और ये 2 पे जाओगे तो जो एंट्री हुई है वो 1 हुई है। तो आप देखोगे कि इस टेबल में, कंपोजिशन टेबल में हमें सारे अवयव 1 2 3 4 मिल रहा है। 1 2 3 4 के अलावा कोई अवयव नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपने 1 2 3 4 में से ही 2 अवयव उठाए हैं और जो रिजल्टिंग एलिमेंट मिला है वो 1 2 3 4 ही मिला है। इसका मतलब जो समुच्चय है 1 2 3 4, उस पर जो एस्ट्रिक ऑपरेशन है, जो जिस तरह से डिफाइन हो गए, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जब आप आगे पढ़ते जाओगे फर्दर तब हम डिस्कशन करेंगे उस पर ये जो संक्रिया है द्विचर संक्रिया है। हम अगर और एग्जाम्पल देखें तो हम पता है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर हमने लिखा है जो धन होता है वो भी एक द्विचर संक्रिया होता है। धन एक द्विचर संक्रिया का मतलब यह है कि आप कोई भी 2 प्राकृतिक नंबर उठाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 उठाया और मैंने 11 उठाया तो मैं 10 और 11 को जब जोड़ूंगी तो मुझे मिलेगा 21। तो आप देखोगे कि जो 21 है 21 है वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपने कोई एक और 2 रैंडमली प्राकृतिक संख्या उठा ली। अगर आपने 5 और 5 उठाया तो 5 + 5 करोगे तो 10 मिलेगा। 10 भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं पर जो धन होता है वो एक द्विचर संक्रिया है। अब अगर हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याओं में मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था तो जो रिजल्टिंग जो आंसर मिलना चाहिए आपको 2 प्राकृतिक संख्या उठानी है, उस पर वो संक्रिया लगाना है। तो यहाँ हम धन की बात कर रहे हैं, प्लस और सम की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। आपको कोई भी 2 संख्या उठाना है, उस पर वो ऑपरेशन लगाना है और जो आंसर मिलेगा वो भी उस समुच्चय के अंदर ही जाना चाहिए। मतलब उस समुच्चय के अंदर वो तब जाएगा जब वो बिलोंग करेगा, जब वो खुद एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं पर धन जो होता है वो एक द्विचारी संक्रिया है। सिमिलरली हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। अगर हम धन की प्लस की बात करते हैं, सम संख्याओं की बात करते हैं 2 4 6, और अगर आपको पता है कि आप जब भी 2 सम संख्याओं को उठाते हो और उसको जोड़ते हो तो जो आंसर आता है वो भी एक सम संख्या ही होता है। इसका मतलब सम संख्याओं के समुच्चय पे भी जो धन है, एडिशन है, वो एक द्विचर संक्रिया है। लेकिन जब आप विषम संख्याओं की बात करोगे तो हमें पता है कि जब हम कोई भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आती है वो एक सम संख्या आती है। तो हमने क्या किया, 2 विषम संख्याओं को उठाया, उन पर हमारी संक्रिया अप्लाई की जो कि एडिशन थी। लेकिन हमने ये देखा कि जब हमारा आंसर आ रहा है वो विषम संख्या नहीं आ रहा है, वो एक सम संख्या आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं हैं, वो द्विचर संक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं, उस पर सेटिस्फाई नहीं होती द्विचर संक्रिया। अब हमने समझा समुच्चय, हमने समझा द्विचर संक्रिया। जब हम किसी समुच्चय को अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी मतलब जिस पर अवयव हो, उस पर आपने कोई द्विचर संक्रिया ले ली है और उसको अगर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो, पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हो, तो इसको हम बोलते हैं बीजीय संरचना, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर या बीजीय संरचना। तो देखो हमारा एन एक सम संख्या प्राकृतिक संख्या थी, उस पर ऑपरेशन जो बीजर संक्रिया प्लस है इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो इसको कंप्लीटली हम कहेंगे ये हमारे एक बीजीय संरचना या हमारी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। ये भी एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है और ये अगला भी जो एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो बेसिक हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, या जिसको हम कहते हैं समूह। हिंदी में समूह कहते हैं, इंग्लिश में इसका ग्रुप कहते हैं। तो जब भी हमने समूह की शुरुआत करनी है, समूह की शुरुआत आपकी स्टार्ट होगी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर या बीजीय संरचना से। तो हम बीजीय संरचना से शुरुआत करते हैं। तो हमने अज्यूम किया, हमने माना कि जो जी है वो हमारा अरिक्त है। अरिक्त होना जैसे हमने पहले भी क्लियर किया है, इसको अरिक्त होना जरूरी है। इसलिए क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर अवयव ही नहीं होंगे तो आप उस पर ऑपरेशन या संक्रिया कैसे लगाओगे। इसका मतलब है उसके अंदर कम से कम एक अवयव का होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा अरिक्त, मतलब जो खाली नहीं हो, जो नॉन एम्प्टी हो, उसके अंदर कम से कम एक अवयव तो होना चाहिए। तो हमने जी एक ऐसा समुच्चय लिया है जो खाली नहीं है और उस पर हमने एक संक्रिया ली है ओ फॉर ऑपरेशन द्विचर संक्रिया है।
जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो, उस डेफिनेशन में अगर मैं यहाँ इस डेफिनेशन को प्लस के लिए लिखूँ, माइनस के लिए लिखूँ, डिवीजन के लिए लिखूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखूँगी, तो क्या होगा, किसी को जिसको इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, जब वो इस डेफिनेशन को पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ गुणा के लिए परिभाषित है, या भाग के लिए परिभाषित है, या जोड़ के लिए परिभाषित है। तो उसको जनरलाइज करने के लिए जब भी हम थ्योरम या डेफिनेशन लिखते हैं तो उसको जनरलाइज वे में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन ओ है वो रिप्रेजेंटेटिव है धन का, गुणे का, मल्टीप्लिकेशन का। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने एस्ट्रिक पढ़ा था, तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए हमने जनरलाइज वे में ऑपरेशन ओ लिया है। तो हमने एक बीजीय संरचना ली जिसमें हमने एक समुच्चय लिया है, समुच्चय जिसमें कुछ अवयव है, उस पर हमने एक ऑपरेशन ली है। जो कैसी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया का मतलब यह है कि जब आप उस समुच्चय, इमेजिन करो कि जब उस समुच्चय के कोई भी दो अवयव उठाओगे, उस पर ये ऑपरेशन लगाओगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी उस समुच्चय के अंदर ही मिलेगा आपको। अगर मतलब प्राकृतिक संख्या दो उठा रही है तो आंसर प्राकृतिक मिल रहा है, सम उठा रहे हैं तो सम मिल रहा है, इस तरह से। और अगर आपका समुच्चय इस संक्रिया के साथ ये 4 नियमों को सेटिस्फाइड करता है। पहला है जीवन, जीवन हमको बोलते हैं क्लोजर लॉ या समवरक अभिग्रहित। समवरक का मतलब क्या होता है, तो समवरक और बाइनरी द्विचर संक्रिया सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। समवरक नियम ये कहता है कि जी में होने वाले किसी भी अवयव ए बी के लिए अगर ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो भी जी का ही एक अवयव हो, तो हम कहेंगे कि उस पर जो समवरक नियम हो रहा है वो संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। समझने की कोशिश करो कि अगर आप जी की जगह पर प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हो, आपने ए और बी लिए, मतलब कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ली, उस पर ऑपरेशन लगाया, हमने द्विचर संक्रिया अगर सम लिए, धन लिए, आपने दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा और जो आपका आंसर आएगा वो भी प्राकृतिक संख्या होगा, वो बिलोंग करेगा जी के अंदर। मतलब इस नोटेशन का मतलब ये होता है फॉर ऑल, कोई भी दो संख्याएं उठाओ उस समुच्चय की, कोई दो अवयव लो, उस अवयव पर वो जो भी ऑपरेशन की बात कर रहे हो वो ऑपरेशन लगाओ, और अगर आपका आंसर भी उस समुच्चय के अंदर बिलोंग करता है, समुच्चय का अवयव बन जाता है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर समवरक नियम जो हो रहा है वो संतुष्ट हो गया है। तो हम कहेंगे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उस पर जो धन होता है, या जो सम संख्याओं का समुच्चय होता है उस पर जो धन ऑपरेशन है वो समवरक नियम को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट जो है वो सहचर्य, या इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 अवयव लिए, जब भी हम एसोसिएटिविटी की बात करेंगे हम 3 अवयव लेंगे, 3 अवयव में से आपने पहले 2 अवयव बाद के 2 अवयव पर पहला अप्लाई किया, या पहले 2 पर तीसरा अवयव अप्लाई किया। इसमें ध्यान दीजिए कि हम ABC का ऑर्डर नहीं बदल रहे हैं, ABC का क्रम वही है, लेकिन हमने सिर्फ ब्रैकेट चेंज किया है। एग्जाम्पल, अगर मैं 1 + 2 + 3 करूं, या 1 + 2 में मैं 3 को ऐड करूं, दोनों ही कंडीशन में 1 + 2 + 3 मतलब 2 + 3 होगा 5, 5 + 1 होगा 6। तो लेफ्ट और राइट यहाँ का भी, और दोनों जगह आपको 6 से 6 मिलेगा। तो अगर कोई समुच्चय जो भी आप संक्रिया उस पर लेकर चल रहे हो उसके सापेक्ष अगर ये वाला नियम संतुष्ट कर देता है इस ऑर्डर में कि AO BO C और A और ऑपरेशन B ऑपरेशन C, तो हम कहेंगे कि उस पर साहचर्य नियम जो हो रहा है वो संतुष्ट हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, तत्समक अवयव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एलिमेंट से आप सभी लोग भली भांति वाकिफ है, थोड़ा सा हम फोकस करेंगे कि अगर मैंने द्विचर संक्रिया डिसाइड कर ली कि मेरी जो द्विचर संक्रिया है वो सम है या प्लस है, पहले जब भी हम तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट या इकाई अवयव की बात करेंगे तो हमें पहले द्विचर संक्रिया फिक्स करनी होगी कि हम किस संक्रिया के सापेक्ष हमारा तत्समक अवयव ढूंढ रहे हैं। तो अगर मैंने बोला कि मेरी द्विचर संक्रिया प्लस है, तो तत्समक अवयव होता क्या है? तत्समक, इसका मतलब यह है कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव के लिए हमें ग्रुप में से ही एक ऐसा अवयव मिले जिस पर हम जब उस अवयव को ऑपरेट करें तो हमें कोई अवयव में कोई फर्क ना हो, A ही मिल जाए। जिसका मतलब यह है कि आप समझने की कोशिश करो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई नंबर है 100 और 100 में मेरी संक्रिया है सम, तो मैं 100 में कौन सा नंबर जोड़ूँ कि मुझे 100 ही मिले, तो आपका आंसर होगा कि 0। सिमिलरली अगर 1000 हुआ तो 1000 में क्या जोड़ने पर 1000 मिलेगा, तो 0। सॉरी, हाँ जी, अगर 10 में मैं क्या जोड़ूं कि 10 मिले, तो
0। इसका मतलब ये है कि धन के सापेक्ष में जो आपका तत्समक अवयव है वो 0 है। तो तत्समक अवयव से क्या समझे, आइडेंटिटी एलिमेंट या इकाई अवयव से क्या समझे कि आपको समुच्चय में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होना चाहिए जिसको आप उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप समुच्चय के सारे अवयव पर जब अप्लाई करो तो वो अवयवों में परिवर्तन ना लाए, उनकी आइडेंटिटी ना बदले। तो इस तरह के अवयव को आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो गुणा के लिए आपको पता है कि गुणा के लिए 1 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं जब किसी भी नंबर में 1 को तो वो नंबर अनचेंज्ड होता है, वो नंबर वही का वही होता है। तो गुणन संक्रिया के लिए 1 होता है, धन संक्रिया के लिए जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है कि तत्समक अवयव जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन है बीजगणित संक्रिया अगर चेंज करते हैं तो हमारा तत्समक अवयव जो होता है बदल जाता है। हम 4th जो ऑपरेशन है वो होता है प्रतिलोम, या उसको हम कहते हैं व्युत्क्रम। यहाँ पर जो तत्समक अवयव होता है सभी के लिए होता है, लेकिन जो प्रतिलोम या इनवर्स होता है वो हर एक अवयव का अपना अपना होता है। मतलब अगर किसी समूह में समुच्चय में अगर 10 अवयव है तो 10 अवयव का अपना अपना प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम क्या होता है, तो हम प्रतिलोम कहते हैं प्रत्येक। देखो यहाँ हम जब तत्समक लिखते हैं तो सभी की बात करते हैं, और प्रत्येक जब हम व्युत्क्रम या इनवर्स लिखते हैं तो हम प्रत्येक की बात करते हैं। तो प्रत्येक A बिलोंग्स टू G के लिए एक अवयव B का G में अस्तित्व इस प्रकार से होना चाहिए कि वो आपको A पर अप्लाई करने के बाद, ऑपरेशन लगाने के बाद तत्समक अवयव दे दे। इसका मतलब ये है कि आप समझो कि आपने डिसाइड कर लिया, आप योग संक्रिया की बात कर रहे हो और योग संक्रिया का तत्समक अवयव होता है 0। तो मेरा यहाँ लिखाएगा 0, और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर A की जगह मैं ले रही हूँ 2, तो 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 0 मिल जाए। तो मैं 2 में क्या जोड़ूंगी कि 0 मिल जाएगा, तो 2 में मैं -2 या ऋणात्मक 2 को जब जोड़ूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो अवयव 2 है उसका जो प्रतिलोम अवयव है वो -2 है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि 10 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे जोड़ संक्रिया तत्समक अवयव 0, तो मैं जोड़ में क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए 10 में, तो मैं 10 में -10 जोड़ूंगी तो मुझे 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 10 का जो व्युत्क्रम है या 10 का जो प्रतिलोम है वो -10 है विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन या आपकी बीजगणित संक्रिया धन के सापेक्ष, क्योंकि तत्समक अवयव है। लेकिन अगर मैंने अपनी संक्रिया बदल दी, अब मैं बात कर रही हूँ गुणनफल की, तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन लूंगी तो गुणनफल में आपको पता है कि तत्समक अवयव होता है 1। तो मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिलेगा, तो आप 2 में 1/2 1/2 जब मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 2 का व्युत्क्रम गुणा के सापेक्ष 1/2 है, लेकिन 2 का व्युत्क्रम धन के सापेक्ष -2 है। तो अगर कोई समुच्चय से शुरुआत हो रही है, देखो समुच्चय से शुरुआत है, लेकिन अगर ऐसा समुच्चय जो क्लोजर प्रॉपर्टी संवरक नियम सेटिस्फाइड करता हो, साहचर्य नियम उसमें संतुष्ट होता हो, उसके अंदर तत्समक अवयव भी हो, उसके अंदर हर एक एलिमेंट का व्युत्क्रम भी हो, तो हम कहेंगे कि वो अब समुच्चय नहीं है, उस संक्रिया के सापेक्ष वो समूह कहलाने लगता है। अगर उसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टी अपने अंदर होती है, उसके अवयव अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करें उस संक्रिया के सापेक्ष, उस समूह के समुच्चय के सारे अवयव दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करें, तीसरी मतलब तत्समक अवयव भी हो उसके अंदर हर एक अवयव का प्रतिलोम भी हो, और प्रतिलोम को हम A इनवर्स इसको दिखाते हैं, इससे नोटेट करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो अब आपका समुच्चय है वो समुच्चय नहीं है, अब उस संक्रिया के सापेक्ष वो समूह है। अब एक आता है आबेली समूह। आबेली समूह को हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। अब क्या होगा, तो आपने देखा कि पहली संक्रिया जो हुई वो आपकी पहली संक्रिया G1 है, G1 है आपकी पहली संक्रिया संवरक, G2 है साहचर्य, G3 है आइडेंटिटी या तत्समक अवयव, G4 है प्रतिलोम का अस्तित्व। अब G5 क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो क्रम विनिमय नियम का मतलब ये है कि आपकी ऑपरेशन, सपोज हम एग्जाम्पल से समझते हैं, धन है तो आप 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, कितना आएगा 7। तो कॉम्पिटिटिव लॉ वही कहता है कि अगर उस ऑपरेशन में आप जो भी 2 अवयव दे रहे हो, अगर उसका क्रम बदल देते हो, क्रम विनिमय का मतलब ये है
कि इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, उस संरचना के रिस्पेक्ट में, द्वितीय संख्या के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर बदल देते हो तब भी इक्वालिटी हो, तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय नियम संतुष्ट होता है। और ऐसा समूह, अगर मैं बोल रही हूँ समूह, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? G1 समवरक नियम संतुष्ट हो रहा होगा, G2 साहचर्य नियम संतुष्ट हो रहा होगा उस समुच्चय में, G3 उसके अंदर तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, G4 मतलब उसके अंदर प्रतिलोम का भी अस्तित्व है हर एक अवयव का। इसके साथ साथ अगर वो क्रम विनिमय नियम भी संतुष्ट करता है तो उस समूह को अब हम समूह नहीं बोलेंगे, अब हम उसको आबेली समूह बोलेंगे, अगर वो क्रम विनिमय संतुष्ट करता है। अब डेफिनेशन आती है समूहा, तो अगर ऐसा समुच्चय जो सिर्फ पहला नियम, सिर्फ समवरक संतुष्ट करता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि हम नहीं कह सकते कि हर बार हमारे पास ऐसा समुच्चय हो जो पांचों चीजों को सेटिस्फाइड करे। कई बार होगा सिर्फ वो पहली स्टेज पे फेल हो जाएगा, पहली स्टेज के बाद, तो हम कहेंगे कि वो समूहाभ है। अगर सिर्फ जीवन संतुष्ट हो रहा होगा, सिर्फ समवरक नियम संतुष्ट हो रहा है तो समूहाभ है। किसी समुच्चय में समवरक और साहचर्य दोनों संतुष्ट होते हैं तो उसको हम सेमी ग्रुप आधा, क्योंकि समूह बनने के लिए चारों नियम संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आधे कर रहा है, सिर्फ G1 G2 को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो अर्ध समूह है या समूह सेमी ग्रुप है। लेकिन अगर कोई G1 मतलब समवरक नियम, G2 मतलब साहचर्य नियम, G3 मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व होता है, तो उस तरह के समुच्चय को हम मोनोइड बोलते हैं। लेकिन ऐसा समुच्चय जिसमें समवरक संतुष्ट हो, साहचर्य संतुष्ट हो, G3 मतलब तत्समक अवयव हो, G4 मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व हो हर एक अवयव के, तो उस तरह के समुच्चय को हम समूह बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई समुच्चय जिसमें समवरक नियम संतुष्ट हो रहा हो, G2 मतलब साहचर्य, G3 मतलब तत्समक अवयव, G4 मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व और G5 मतलब क्रम विनिमय नियम, अगर पांचों नियम संतुष्ट हो रहे होंगे तो अब उसको हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। उस तरह के समुच्चय को हम उस द्विचर संक्रिया के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप या आबेली समूह बोलेंगे। तो इस तरह से आज के हमने जो वीडियो में क्या देखा, हमने शुरुआत की थी सेट समुच्चय की परिभाषा से, फिर हमने बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू ऑपरेशन का मतलब समझा कि कब अवयव उसको बिलोंग करेंगे, कब कहेंगे कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर हमने देखा कि सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, फिर हमने द्विचार संक्रिया पढ़ी, फिर हमने बीजीय संरचना पढ़ी, बीजीय संरचना के बाद हमने समूह की परिभाषा पढ़ी, समूह में हमने समवरक, साहचर्य, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव लॉ क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, उनके बारे में सोचा। फिर हमने क्रम विनिमय नियम देखा और फिर हमने आबेली समूह, समूहाभ कब बनेगा, समुच्चय अर्ध समूह कब कहलाएगा, समुच्चय मोनोइड कब कहलाएगा, समुच्चय समूह कब कहलाएगा और समुच्चय आबेली समूह कब कहलाएगा, उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।